वेदांत। यस यस, गुड इवनिंग सर। वेदांत वेदांत, क्या तेरा वीडियो ऑन हो सकता है तेरा? यस सर, ऑन। अच्छा। अच्छा, अब ऐसा ना, ये क्लास किसके लिए रखी है सब पता है ना सबको? मैंने क्लास में बताया था आज कि ये वेदांत है, इसकी ऑल इंडिया रैंक 32 है। मतलब यहाँ पे आसपास में तो रैंक 1 है ये। सही है ना? 710 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720, सबको पता है ये। तो एक बार अब किसी को अगर पूछना है इससे, स्पेशली अभी मही का है क्लास में, मही का। मही का नहीं है? यस सर। हाँ, मई का जो तुम्हें मतलब कुछ क्वेरीज होंगी जो भी है, तुम पूछना डिटेल में। 30-40 मिनट की क्लास है, तुम इसमें जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो तुम, ठीक है ना? मई का है, और ये गर्व सिंगल है, गर्व मंगला। जिसको अपना कोई क्वेरी है, कुछ है, कोई अगर 7-8 बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं तो जरूर पूछ सकते हो तुम। अब मुझे ये जानना था कि आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी कितनी डेप्थ में पढ़ी है? फिजिक्स की एनसीईआरटी 2 बार पढ़ी है अच्छा, मैंने, वेदांत मतलब एक मिनट, पूरे वेदांत एक सेमेस्टर मिनट। में। वेदांत, वेदांत सिर्फ एक मिनट। यस सर। अच्छा, वेदांत जी। की नीट में तो रैंक है ही, साथ में आईआईटी जो है, आईआईटी के अंदर भी से 99.7 परसेंटाइल है ना मेंस के अंदर। बस एडवांस का पेपर वो किसी वजह से फॉर्म फिल करना रह गया, तो उसका मतलब रह गया कि पेपर दिया नहीं तो ऑलमोस्ट तैयारी थी पूरी इसकी एडवांस की भी। तो मैथ्स के लिए भी जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं। हाँ, वहीं का पूछ लो। हाँ पूछ लिया। वही था फिजिक्स के लिए। तो पूरे सेमेस्टर में मैंने 2 बार फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मैंने नोट्स बहुत बार रिवाइज करे थे। और फिजिक्स की एनसीईआरटी मतलब उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है ना कि आप 2 बार अगर आपको पहली बारी में समझ आ गई तो दूसरी बार पढ़ने में बहुत स्मूथ हो जाती है। तो उस हिसाब से फिजिक्स की आपने एनसीईआरटी मतलब पे फिलहाल इतना फोकस नहीं करना। अच्छा, तो हम्म। थ्योरी क्वेश्चंस, मतलब मुझे सबसे ज्यादा डर थ्योरी क्वेश्चंस में लगता है, जो फिजिक्स में थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, उसके लिए फिर वो 2 बार एनसीईआरटी पढ़ने पे कवर हो जाएंगे ना। मान लिया अगर तुमने कोई अभी एक चैप्टर पढ़ लिया तो अभी आइडिया लग जाता है कि क्या क्या थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस टीचर क्लास में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बता ही देता है। और फिर सेकेंडली जब तू सेकेंड टाइम रिवीजन करेगी, जब से आगे पेपर क्लोज आएगा तो उसके जब सेकेंड टाइम रिवीजन होगी तो उससे सारी चीजें ब्रशअप हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो उधर से हो जाता है। और वैसे थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैट्स से ज्यादा वगैरह, न्यूमेरिकल पूछते हैं। हम्म, क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स बोल रही वगैरह हो? सब पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी? अरे एक बार ही तो पढ़ना है, पहला चैप्टर 50 पन्नों का है, लेंदी लगता है, लेकिन एक बार आप पढ़ने बैठो ना तो काफी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। मतलब पढ़ने में पढ़ा हो तो पहला चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, सेकंड चैप्टर मतलब बढ़िया लिखे। एनसीईआरटी वैसे लिखी तो बहुत बढ़िया हुई है। और एक बार आप पढ़ने बैठो ना 2-2.5 घंटे में एक चैप्टर आराम से निबट जाता है। और 1 से 2 बार पढ़ने पे वो पूरा चैप्टर मैक्सिमम याद हो जाता है, क्योंकि नोट्स मैंने भी बताया, नोट्स मैंने बहुत बार पढ़ चुका था, तो मेरे को ऑलरेडी चैप्टर याद था। बस एनसीईआरटी पढ़ के मैंने एक बार रिवाइज सही करा। ठीक है। देख, ठीक है। मई का एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी एनसीईआरटी के बारे में वेदांत ने बोला ना, वेदांत ने ना छोटी से छोटी चीज को बड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को ना बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसने बोर्ड के पेपर्स को भी बहुत सीरियसली लिया था, एक एक चीज पढ़ी थी और बहुत तरीके से तैयारी की थी। मतलब इसके बोर्ड में भी मार्क्स अगर तुम देखोगे तो केमिस्ट्री में 100 में से 100 है, और बायो में भी 100 में से 100 है, और फिजिक्स में शायद 98 या 99 है। वेदांत यही है ना मार्क्स तेरे पीसीबी ये में? सिर्फ 98। हाँ। यस, बाकी तो दोनों में ये फेल होते, फिजिक्स में 98। बाकी दोनों, हाँ, केमिस्ट्री में और बायो में फुल मार्क्स है। तो मतलब यस। कहने का पर्पज ये है कि इसने हर एक चीज को बहुत सीरियसली लिया था। अब ये एनसीईआरटी के बारे में बोल रहा है ना कि एनसीईआरटी करनी है, तो मतलब एनसीईआरटी उसमें जरूर कुछ होगा, और वेदांत ने काफी ढंग से पढ़ा होगा इसको। समझ गए भाई का कि नहीं? कोई भी यस पिन सर। पॉइंट है तुम, हाँ, हर एक चीज जो जैसे बोल रहा है ना उसको सीरियसली लेना है, बड़ी चीज को भी और छोटी चीज को भी। यस सर। यस। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? इशिता, इशिता, विधि वर्मा नहीं है इसमें यस भी। सर। इशिता, तुम्हें कुछ पूछना है या उसको तिशा को बोल दो, अगर तिशा को बोल दो, तिशा कुछ अगर क्वेरीज हो कुछ उसकी।
ओके सर। हाँ तीशा को भी बोल सकते हो तुम। आपने फुल सिलेबस मॉक्स कब से लगाने स्टार्ट कर दिए थे? फुल सिलेबस मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 फुल सिलेबस दिए थे और वो लास्ट 2 महीने से मैंने शुरुआत कर दी थी। मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा सिलेबस तो बहुत जल्दी पूरा हो गया था, मेरा सिलेबस अगले सितंबर में पूरा हो गया था, लेकिन मैं सिलेबस को रिवाइज कर रहा था। फुल सिलेबस देने से पहले मैं बार बार रिवाइज कर रहा था ताकि मेरे ग्रिस्प आ जाए उसको। फिर लास्ट के 2 महीनों में तो फिर फुल सिलेबस दिए थे, 50 से 60 के आसपास हो गए थे। मतलब रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? रिवीजन स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी वो तो ये थी कि सबसे पहले तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए अलग अलग थी। बायो में तो मेन फोकस एनसीईआरटी पे रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा मेन फोकस नोट्स पे था। तो जैसे हमारी मान लो पहला रिवीजन मैंने स्टार्ट करा है, तो पहले रिवीजन में मैं नोट्स से शुरू करता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने पहले नोट्स पढ़े हर चैप्टर के, और हर चैप्टर उसमें नहीं, और बायो के वो पढ़े, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ी बायो की। और फिर जो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्कआउट करवा देता है कि ये वाले पॉइंट ज्यादा अच्छे थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने एनसीईआरटी में लिखे हुए थे। मतलब इसे हमारे में कहते हैं कि एनसीईआरटी को एनरिच करना कहते थे, कि आपने एनसीईआरटी के अंदर जैसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हो तुम बायो में, वो सब कुछ नहीं पूछेगा वो पेपर में। बहुत कम चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, जो पीवाईक्यूज में आई हुई है या फिर जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जो एक्स्ट्रा में है, एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस होता है उसमें लिखी हुई थी। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था ना तो बायो मेरा ओवरऑल रिवाइज हो जाता था, लेकिन एनसीईआरटी का भी रिवाइज हो जाता था और जो बाहर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज हो जाते थे। और फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री में तो शीशा के नोट्स थे, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, वो एक बार रिवाइज कर लिए तो वो उससे हो जाता था। फिजिक्स में मेरे जो टीचर्स के नोट्स थे वो बहुत सही थे, तो वो उधर से पढ़ लिया। फिर जब सेकंड रिवीजन करी मैंने, सेकंड रिवीजन में भी सेम पैटर्न था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स और उसकी क्या कहते हैं बायो की एनसीईआरटी। फिर जब थर्ड रिवीजन करी, थर्ड रिवीजन में मेरे फुल सिलेबस स्टार्ट हो गए थे। फुल उस थर्ड रिवीजन में मैंने एनसीईआरटी को फिर से एक बार पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की फिर से एनसीईआरटी एक बार पढ़ी। हाँ तीशा। यस सर। तीशा गुड इवनिंग वेदांत सर। कर। गुड इवनिंग। तीशा वेदांत है साथ में। कुछ तुम्हें पूछा कि तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल ये है ये वाला ना। वेदांत ये तीशा ने भी अभी ड्रॉप किया है, और ना मतलब मेहनती है, सब सही है, बस बीच में थोड़ा सा लूज कर जाती है ना, वो दिक्कत है। तो थोड़ा सा तीशा तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। सर मेरे को यही पूछना था कि जैसे अभी हमारा जब साल स्टार्ट हुआ है तो हमको वापस वही 11th की स्टार्टिंग से ही करा रहे हैं हर चीज। तो हमको जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, जैसे थर्मोडायनामिक्स चल रहा है अभी, तो वो ऑलमोस्ट 10-15 दिन चलेगा। तो डेली बेसिस पे एनसीईआरटी रीड मतलब अभी से करूँ या फिर चैप्टर भी खत्म होने के बाद एनसीईआरटी रीड करूँ या क्वेश्चन सॉल्व करूँ? वो आपने पहले तो एक बार वो चैप्टर वो पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की 5 लाइनें पढ़ी, फिर आगे फिर छोड़ दिया कि नहीं अब कल पढ़ूंगी, मतलब क्या कल पढ़ूंगी क्योंकि कल क्लास में होगा, तो वो मेरे को उतना लगता नहीं कि वो बेनिफिशियल होगा कि आप आधा पेज पढ़ रहे हो आधा छोड़ रहे हो। तो इससे बेहतर है कि आप जब एक बार खत्म हो तो आप 2.5 घंटे एक गो में उसको पूरा निपटा दो। क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हो क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस भी? यार एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस एक बार करनी जरूरी है कि बस एक बार हाथ से क्वेश्चन निकल जाए, और जो डाउट्स उसमें से बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें गिवन है, तो एक बार जो डाउट्स बन रहे हैं वो क्लियर हो जाए, तो एक बार करने की जरूरत है। ये नहीं बोलूंगा मैं बार बार उसी को रिवाइज करूँ, लेकिन एक बार तो जरूर एक बार सॉल्व कर लो। बार बार पीवाईक्यूज रिवाइज बार बार करनी चाहिए, बाकी उसको एक बार करने के लिए काफी है। एंड फिजिक्स की भी बैक एक्सरसाइज? फिजिक्स के लिए क्या? बैक एक्सरसाइज। फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज, हाँ यार वो भी एक मतलब एक बार कर लो, उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था मेरा गलत हुआ नीट में, कि मिनिमम वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, वो फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अगर मैंने वो उस टाइम पे करा होता, मैं नहीं करके गया था, तो अगर मैंने उस टाइम पे करा होता तो मैं वो क्लिक कर जाता। तो इसलिए एक बार कर लो, एक बार करना जरूरी है, बाकी बार बार तो रिवीजन करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता और उसकी इतनी जरूरत भी नहीं। अच्छा ओके, बस यही पूछना था। अर्शी। यस सर।
हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि मतलब एक बार में सब कुछ इंक्लूड हो जाए? नोट्स में ना ऐसे हो जाएगी, देख एक बार में सब कुछ इंक्लूड मतलब करने की कोशिश, जैसे आप मतलब सर का लेक्चर देख रहे हो मान लो, तो सर जो बोल रहे हैं और जो सर लिख रहे हैं, आपको दोनों चीजें लिखनी है। मैं तो अपने नोट्स में इनफैक्ट हिंदी में भी लिखता था कि जो टीचर ने लाइन बोली है अगर वो हिंदी में बोली तो मैं हिंदी में लिख देता था उसे। जैसे सर ने एक क्वेश्चन बोला क्लास में, तो मैंने स्पीड में बोला, वो लिखा नहीं लेकिन बोला है, मैं उसको लिखता था और उसके नीचे जो सर ने हिंदी में उसका आंसर बोला या फिर जो एक्सप्लेनेशन बोली है या फिर वो वाले पॉइंट, जिससे अगली बार जब मैं वो क्वेश्चन बोलूँ तो मेरे को याद आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करा था मैंने, तो उसको मैं वैसे लिख रहा था। उसके बाद एक नोट्स को बार बार मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे आपने एक बार नोट्स पढ़े, फिर उसके 2-3 टेस्ट दिए, 2-3 टेस्ट में आपको कोई नया क्वेश्चन पता लगा या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट पता लगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपको वापस नोट्स में अगर नहीं है तो लिखना पड़ेगा। वो उस तरह से होता है, मॉडिफाई तो करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक बार जो आप बेसिक नोट्स बनाते हो ना, मैक्सिमम टाइम वही चलते हैं। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक चैप्टर कोई चल रहा है, हम अगर साथ साथ में करें फिर तो ठीक है, बट अगर बीच में बीमार हो गए and फिर वो चैप्टर पूरा निकल गया एंड उसका बाद में फिर आपके हर रोज क्लासेस हैं, आप उसको मतलब कवर अप नहीं कर पा रहे ढंग से, पर फिर चैप्टर तो करना है तो कैसे करें? मतलब बैकलॉग की बात करो ना आपको, मतलब कोई बैकलॉग चला गया किसी रीजन से, Yeah. उसमें मैं पूछ रहा हूँ। तो बैकलॉग के लिए ना, देख मैं ये एडवाइस करता हूँ कि पहले जो क्लास में चल रहा है ना, मान लो आपके पिछले 5 चैप्टर छूट गए, मैं तो 5 बोलता हूँ, आपका एक ही छूटेगा, मोस्टली 1 या 2 छूटते हैं, मैं 5 बोलता हूँ। फिर भी अगर मान लो 5 चैप्टर भी छोड़, पहले जो क्लास में चल रहा है उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे के चक्कर में मैं प्रेजेंट को छोड़ रहा हूँ, वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा। तो पहले प्रेजेंट पे पूरा फोकस रखना है। प्रेजेंट पे और प्रेजेंट जब पूरा मतलब जैसे आज क्लास में जो चैप्टर पढ़ाया उतना मैंने घर आके पढ़ लिया, नोट्स रिवाइज कर लिए, जो क्लास में पॉइंट्स बोले थे उनको रिकॉल कर लिया। उसके बाद अगर मेरे को टाइम बचता है तो मैं मतलब पुराने वाला पढ़ सकता हूँ। वरना जैसे जैसे आगे जब हम जाएंगे तो उन 5 चैप्टर्स की या फिर उन 1-2 चैप्टर्स का जो भी टेस्ट आएगा वो उस हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब बैकलॉग में एक मेन पॉइंट ये है कि प्रेजेंट को नहीं छोड़ना है पास्ट के चक्कर में, कि 5 पहले के चैप्टर बचे तो मैं आज वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना, पहले आज वाला पूरा करना, उसके बाद पास्ट के लिए टाइम निकालना। ओके, थैंक यू। अच्छा, जो IIT वाले बच्चे हैं ना वो भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर दो, अपना जो भी क्वेरीज है तुम पूछ सकते हो अपना। चित्राक्ष, गर्भ सिंघल, सर मेरे पास मैथ्स का भी चैट में वेदांत थोड़ा सा भी बता दे। हाँ, चैट में है, मेरे पास कौन है? चैट में एक क्वेश्चन आया है किसी का कि हाँ वो 11th से है और टैगोर में अटेंडिंग है और स्कूल और कोचिंग के बाद हार्डली 8 आवर्स मिलते हैं जिसमें होमवर्क हाँ। भी करना होता है, और तो सब्जेक्ट कैसे कैसे डिवाइड करें। अच्छा देख क्वेश्चन है। जी, तो उसमें देख ऐसे कि अटेंडिंग है तो स्कूल का काम तो करना पड़ेगा, वरना वो उधर वरना उधर खराब होता जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो फिजिक्स जैसे इंग्लिश है, और इंग्लिश और आपका चला गया फिजिकल एजुकेशन, अगर आपकी उसकी क्लासेस हो रही हैं उसका होमवर्क मिलता है, तो फिजिकल एजुकेशन का होमवर्क नहीं मिलता है। तो अगर लेकिन अगर जैसे इंग्लिश है आपको वो भी पढ़ना है, तो दिन में आधा या पौना घंटा इंग्लिश को आप दे सकते हो। उसके बाद जैसे बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन है। मेरे लिए मतलब ये मेन थे, किसी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी मेन हो सकता है। तो वो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसको आप टाइम डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे कर लो कि 2 घंटे एक को, 2 घंटे एक को, 2 घंटे एक को, ऐसे कर सकते हो। बाकी यार बोर्ड्स में पता, जब बोर्ड्स आते हैं ना 12th के, तो उसमें वो लोग इतना टाइम दे देते हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन पूरा पढ़ लो। मैंने फिजिकल एजुकेशन बोर्ड से पहले कभी हाथ भी नहीं लगाया था उसे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के लिए 5 छुट्टियां मिली थी, वो 5 की 5 मैंने फिजिकल एजुकेशन को दी थी, तो उसमें 98 मार्क्स आए मेरे। तो वही है कि उन छुट्टियों में अगर आप ढंग से पढ़ लो ना, तो वो उससे हो जाता है, उसकी इतनी इशू आता नहीं है। एक क्वेश्चन हो रहा है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है अगर वीक हो तो। यार ऑर्गेनिक अभी देख, अगर 11th में है ना, तो 11th में जो 2 चैप्टर हैं जीओसी और हाइड्रो, मतलब शर्त सब तो सारा एक साथ ही पढ़ाते हैं। देख ऑर्गेनिक ना पहली बारी में जब आप पढ़ते हो तो जब तक पूरी नहीं होती ऑर्गेनिक का, तो मेरे को अपने एक्सपीरियंस से लगा, वो ये लगा कि जब आप बीच में होते हैं ना ऑर्गेनिक के, तो आपको बहुत मुश्किल लग रही होती है। लेकिन द मोमेंट जैसे ऑर्गेनिक खत्म होती है ना, तो ऑर्गेनिक खत्म हुई जैसे ही आपको, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होते हैं। एक बार आप फिर से जैसे ऑर्गेनिक खत्म हुई, एक बार आपने सबके नोट्स बना लिए, फिर आप एक बार अपने नोट्स फिर से पढ़ोगे ना, तो आपको तब लगेगा कि ऑर्गेनिक बहुत ईजी हो गई है मेरे लिए। ऑर्गेनिक मतलब उसके बाद एक पॉइंट पे था ऐसे आते हैं कि ऑर्गेनिक आपकी फेवरेट हो जाएगी।
अगर जैसे 11th के लास्ट में हो तो ऑर्गेनिक नहीं समझ आएगी, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि 11th के लास्ट में ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगती है। 12th के स्टार्टिंग में जैसे आप ऑर्गेनिक करोगे, जैसे मैंने करा था, तो उसके बाद 12th में 4 चैप्टर्स या फिर जब शशि सर के सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो एक बार तुम अपने नोट्स को बहुत डीपली पढ़ोगे। जैसे लेक्चर्स खत्म होने के बाद सर टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के लिए जब तुम पहली बार पढ़ोगे ना नोट्स को, तब तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छे से तुम्हें अब समझ आ चुकी है, तो तब तुम्हारा ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक टाइम पे ऐसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे सर के नोट्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक को, सर तो मतलब इतना कुछ पढ़ा देंगे कि एक टाइम पे ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम्हें ऑर्गेनिक का तो ऐसा लगेगा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं करने को तैयार हूँ। जो मेरे को तो ऑर्गेनिक में यही फील आती थी। और फिर एक होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन आया है कि आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ते थे? तो फिजिक्स यार मैं पहले तो नोट्स हो गया मेरा, जो मैंने बताया कि मैंने अपने पूरे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की, तो टीचर पे मैंने बहुत मेजर फोकस लगाया। तो टीचर से एक तो नोट्स हो गया, और नोट्स के बाद अगर मैं नोट्स और फिर बुक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं 5 बुक करता हूँ। 5 मतलब उस टाइम पे मैं 9 बुक्स करता था, लेकिन 9 की नीड नहीं है, 5 की नीड, 5 मेरे को लगता है कि 5 मोर देन इनफ है। 5 में तीनों सब्जेक्ट के लिए अगर कोई लिखना चाह रहा है तो लिख सकता है कि तीनों सब्जेक्ट के लिए 5 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। पहला तो आकाश का मॉड्यूल होता है, मतलब एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा पहला तो आकाश का मॉड्यूल होता है जिसमें लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम्पल्स, ट्राई और सेल्फ एक्सरसाइजेस वगैरह होती है। आकाश या फिर कोई और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, या फिर शरीर सर से भी क्वेश्चन ले सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे एक बुक आती है कैटलिस्ट, आकाश की बुक है, वो कर सकते हो। तीसरे नंबर पे एक बुक आती है एनकैप, वो भी कर सकते हो। और इन सबका ये सब गूगल पे मिल जाते हैं अगर मतलब ढूंढना चाहो तो। और एक फोर्थ नंबर पे पीवाईक्यूज होते हैं। पीवाईक्यू तुम मेंस के भी कर सकते हो और नीट के भी कर सकते हो। जो नीट वाले हैं देखो, वो मेंस के लिए भी पीवाईक्यू कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यूजफुल आएंगे, वो कहीं ना कहीं यूज में मिलती है, क्योंकि मेंस में बहुत डीपली एनसीईआरटी पूछता है, तो वो वहां पे यूज हो जाएगा। और पीवाईक्यूज बार बार रिपीट करने हैं। तो फिजिक्स मैंने बस इन 3-4 बुक से करी थी, और फिर नोट्स को बार बार रिवाइज करता था, बस इसी यही करी थी फिजिक्स। और किसी को? ये विधि वर्मा आ गई क्या? विधि वर्मा। यस सर। एक एक क्वेश्चन हो रहा है, आपने हाँ, मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? यार मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए मैं सही बताऊँ, मैंने शैलेंद्र सर का एक ग्रुप है ना, वो शायद इस साल भी बना रहे हैं वो आईआईटी के लिए, तो मैंने वो ज्वाइन, वो तो मैं उससे पढ़ता था क्लासेस। मैंने शैलेंद्र सर की सारी क्लासेस ली है 11th पूरी, मैंने मैथ्स उनसे पढ़ी है। और वो जैसे बोलते हैं ना कि आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन कर लो, या फिर उतने वो वहां से वो एक्सरसाइज कर लो, वो मोर देन इनफ है मैथ्स के लिए। उसके अलावा मैथ्स की कोई दिक्कत आएगी नहीं। मतलब वो बैच में जो सर बोल रहे हैं वो बहुत सही है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, जब सिलेबस आगे बढ़ रहा हो तब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पुराने चैप्टर्स कब और कैसे रिवाइज करें ताकि साल के एंड में 4-5 बजे रिवाइज हो सके सिलेबस खत्म होने के बाद? अच्छा देख, सबसे पहली बात तो सिलेबस जब चल रहा है ना, तो सिलेबस चलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको पूरा सिलेबस प्रेजेंट, पूरा आपका पूरा फोकस प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस तो चल रहा है, लेकिन मान लो मेरा आज थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, लेकिन मैं रिवाइज मोल कंसेप्ट कर रहा हूँ। उससे पता है क्या होगा, उससे अपना मोल कंसेप्ट ढंग से रिवाइज कर पाओगे ना थर्मोडायनेमिक्स, और वो टाइम वेस्ट होगा। तो पूरा फोकस पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स, अगर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैं आगे को पढ़ना है कि आप इक्विलिब्रियम पढ़ने लगो, उसका भी कोई सेंस नहीं है। पीछे का पढ़ना है उसका भी कोई सेंस नहीं, पहले प्रेजेंट पे फोकस। और मान लो फिर आपका पूरा अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स आपका आज जितना पढ़ाया उतना हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। और पता है तुम्हारा सिलेबस ना एक टाइम पे जैसे पूरा हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद तो तुम्हारे हाथ में रह जाता है कि तुम कितनी रिवीजन देते हो। जैसे मैंने बताया कि पहली 3 रिवीजन की मैंने नोट से दी थी फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायो में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करी है बहुत मल्टीपल टाइम्स, मतलब मैंने एनरिच कर रखी, साइड में मैंने लिखे हुए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उनको रिवाइज करता रहता था। तो पहले 2-3 रिवीजन तुम नोट्स और एनसीईआरटी से दे सकते हो। तीसरा रिवीजन तुम याद रखना कि जो मैं एडवाइस करूंगा, जो लास्ट रिवीजन होगा तुम्हारा, जैसे पेपर से 1 महीने पहले का जो रिवीजन है, 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। 100 चैप्टर है, तो अगर आप डेली 3-4 भी करो तो आराम से 1 महीने में पूरे 100 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। नीट की बात करूंगी, तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो लास्ट रिवीजन एनसीईआरटी से रखना, उससे पहले नोट्स और एनसीईआरटी मिक्स रखना। और आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? यार फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस पहली बात तो सर के लेक्चर्स में, या फिर सर जब पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो सर ही प्रैक्टिस करवा देते हैं। और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, मतलब मेरे को तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लगते थे वो। तो उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। पहली बात तो आप नोट्स को रिवाइज कर लो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आपको खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए पहली बात तो पीवाईक्यू की आईआईटी मेंस की बुक आती है, तो सर भी रिकमेंड करते हैं आईआईटी 43 करके जो बुक है, उससे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और फिर मैंने अभी 2-3 जो बुक्स बताई थी, आकाश का मॉड्यूल और कैटलिस्ट वगैरह है, उससे आप पूछ सकते हो, वो रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, एक सेकंड और
ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वहीं पे है। और फिजिकल केमिस्ट्री में यार तुम देखो ना, नीट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो इतना हाई लेवल पूछ नहीं रहा है, वो पूछ बेसिक ही रहा है। तो एक बार तुमने सर के नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, तुम्हारे को शुरू के सर के नोट्स याद है, और तुम्हारे कुछ कुछ मतलब एक चैप्टर के मान लो 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखे हैं, तुम उस चैप्टर से कंफर्म हो सकते हो। भैया फिजिक्स में तो सिली डाउट आया आए तो क्या कर सकते हैं, पीछे से पूछो यार, डाउट सिली नहीं होता। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तुम्हें डाउट आ रहा है ना, क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं हो सकता। वो ये हो सकता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, लेकिन पेपर मतलब क्वेश्चन या डाउट कभी भी सिली नहीं होता। ठीक है, मैं तो अपनी क्लास में मेरे को याद है कि मेरे को जितना भी बेकार क्वेश्चन था ना, मेरे को खुद ही पता हो कि वो क्वेश्चन कितना गंदा है, लेकिन मैं जरूर पूछता था टीचर से। बिकॉज आई मेरे को था कि जो मैं टीचर से पूछ के टीचर से गेम करके जा सकता हूँ ना, वो मेरे को किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो डाउट तो कितना भी सिली हो, टीचर से पूछो सीधा। और कोई मतलब जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि क्या इमेज में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कुछ नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो इंग्लिश के मतलब पूछता था यार, जो क्लास में अगर टीचर ने कोई इंग्लिश का वर्ड बोला मेरे को नहीं समझ आया तो मैं वो पूछता था। इससे ज्यादा सिली तो क्या ही डाउट हो सकता है ना, कि आप इंग्लिश का मतलब पूछ रहे हो, लेकिन मैं पूछता था क्योंकि डाउट कभी भी सिली वेदांत, नहीं होगा, तो मेरे को लगता था। हाँ जी वेदांत, एक चीज और, जब जैसे तूने मेरे को याद है, तूने मेरे को बीच में पूछा था कि सर मेरा फिजिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ और सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो मैंने तेरे को बोला था जी। कि क्या कहते हैं, तू आईआईटी जो तेरे को डाउट में चैप्टर्स हैं उसके आईआईटी एडवांस के पेपर्स कर ले, ध्यान है कि नहीं है? यस सर, यस सर, यस सर, तूने कहा था फिर उसके बाद कि हाँ सर मेरे को उससे कुछ कॉन्फिडेंस मिला है उससे ना, जैसे हाँ केमिस्ट्री वो में तो बहुत तू कर ही रहा था। बेनिफिशियल थे। हाँ जी। तो वन से वाइल किसी को अगर डाउट है किसी चैप्टर में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो नीट वाले बच्चे क्या वो कर सकते हैं हम्म। ऐसे, अगर उनका टाइम हाँ है नहीं, तो? मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सजेस्ट भी करता हूँ कि आईआईटी मेंस तक के पीवाईक्यू तो करो ही करो, नीट के भले से हो, लेकिन आईआईटी मेंस तक की पीवाईक्यूज तो करनी ही चाहिए। उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक तो बहुत अच्छी आती है। और मेंस में भी अगर आप एनालाइज करोगे तो मेंस और नीट का लेवल लगभग लगभग सेम रहता है, सिलेबस सेम है, लेवल भी सेम रहता है। तो अगर आप मेंस की पीवाईक्यू करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। और जैसे सर ने बताया कि एक टाइम पे फिजिक्स में मेरे को बड़ा डाउट लग रहा था, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा था, क्लास में नोट्स याद थे, मैं क्वेश्चन निकालता था तो हो जाते थे, लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं गलती हो जा रही थी। गलती मतलब एक या दो क्वेश्चन हमेशा गलत फिजिक्स में हो ही रहे थे। तो उसके लिए सर ने बोला कि मेंस की पीवाईक्यू करो। और मेरे अगले ही टेस्ट में बिल्कुल 180 और 180 थे फिजिक्स में। तो उसका बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, भैया अगर एनसीईआरटी रीड करें और समझ ना आ रही हो तो यूट्यूब इज हेल्पफुल, अगर हम कोचिंग से पहले चैप्टर प्रिपेयर करना चाहते हैं। नहीं यार, यूट्यूब वगैरह से मत पढ़ो यार। मतलब मैं तो ऐसा, यूट्यूब से क्यों पढ़ना है? यूट्यूब पे देख, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास श्री सर है, उनसे बेस्ट यूट्यूब पे क्या मेरे को नहीं लगता कोई मिलेगा। ठीक है, तो उसकी यूट्यूब, और फिजिक्स जैसे कि मैथ्स में तुम्हारे पास शैलेंद्र सर हैं, या फिर मेरे पास मेरे पास मैथ्स में शैलेंद्र सर थे, और फिजिक्स में बायो के मेरे पास जो टीचर्स थे वो तो बहुत सही थे। यूट्यूब यूट्यूब से मत पढ़ो, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो सकती यार। मतलब मेरे को जो लगता है कि यूट्यूब से आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके पास जब टीचर्स हैं तो आप उनसे पढ़ो, डाउट उनसे उसने बोला कि एनसीईआरटी रीड करें तो समझ नहीं आ रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है यार, आप एक तो जो नहीं रीड आ रहा है उसे मार्क कर लो। मैं तो क्या करता था कि मान लो कोई पॉइंट मेरे को नहीं समझ आया, तो अब मैं हर जगह एनसीईआरटी लेके तो नहीं घूमूंगा, तो मैं उसकी फोटो खींच लेता था, और मैं फोटो खींच को सर को भेज देता था कि सर आप जब भी फ्री हो आप मेरे को बता देना। तो सर मेरे को कॉल कर लेते थे और मेरे को सारा चैप्टर मतलब जो भी पॉइंट्स थे या फिर जो भी मेरे डाउट आते थे, मैं सीधा उन्हीं से उस टाइम पे पूछ लेता था। तो वहां से मेरे डाउट्स क्लियर होते थे। तो फिर लेकिन यूट्यूब से मैं सजेस्ट नहीं करता पढ़ने भाई। और विधि वर्मा, यस सर। विधि तुम्हें कुछ क्वेरी, कोई भी तुम्हारे मन में कुछ आ रहा हो, क्योंकि तुम्हारा भी ड्रॉप ईयर है ये वाला ना, तो इसलिए कुछ भी हो कि जिससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। सर अभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा। अच्छा, जो बता रहा है बातें उसको नोटिस कर रहे हो ना, कि जो भी चीज वीक है तो उसको कैसे करना है। यस सर। वेदांत तेरे को ध्यान है एक कि क्वेश्चन और। वेदांत हाँ जी, जी जी। वेदांत तेरे को ध्यान है, एक 2 साल पहले शायद जतिन गोयल था और तू उसमें पूछ रहा था उससे, याद है क्या? यस जतिन सर, गोयल यस ऑल सर, इंडिया याद है रैंक बिल्कुल। 64। तो उससे यस सर, मेरे को यस भी सर, याद किसी ने, है। हाँ किसी ने मेरे को ये बोला था कि क्या कहते हैं सर, वेदांत जो आपने जतिन वाला मेरे को दिया था ना वो ऑनलाइन वाला, तो उसमें तो वेदांत जी। भैया उनसे पूछ रहे थे। मैंने कहा हाँ, अब इस समय वो बता रहे हैं, लेकिन उसको नॉलेज एक्सपीरियंस उसको भी हो गया ना, इसलिए तो ये यस देख सर, ले यस कैसे चेंज होता है। हो सकता है इनमें से भी कोई मैं कभी 1-2 साल के बाद बोलूँ कि हाँ तुम लोग बात कर लो वेदांत यस से, यस सॉरी सर, कोई और बिल्कुल जो बच्चा इनमें हो, से। है ना? हाँ इनमें से जी, ही कोई इनमें ना से ही कोई तो, आते सर। हाँ कोई ना कोई, हाँ इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। 10th वाले बच्चे भी हैं, जैसे इसमें अभी दिया है शायद, दिया है, जी। और 10th वाले बच्चों में और पिनाकिन है, मतलब ये भी अच्छे वाले बच्चे हैं बिल्कुल। तो बस ये कुछ यस कोई सर, मोटिवेट हो गया ना, 7-8 बच्चे, तो वो पर्पस सॉल्व हो गया मेरा कि हाँ चलो ये आने से, वेदांत के आने से ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिल गया इनको। ये उज्जवल, यस सर, यस सर। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास कि आप फिजिक्स की कोचिंग कहाँ से लेते थे? या मैंने
पूरे 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की कोचिंग मैंने एक आकाश से और एक श्रीजर से ली है। इसके अलावा मतलब मैथ्स मैंने आपको सिलेबस में से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने तीनों के अलावा मतलब आकाश और श्रीजर के अलावा मैंने कहीं से कभी कुछ पढ़ाई नहीं करी। ये जो क्वेश्चंस देते थे वही प्रैक्टिस करता था, इन्हीं की मॉड्यूल्स वगैरह, बस इसके अलावा कहीं से प्रैक्टिस नहीं करी। आप अब जैसे 12th चल रही है तो थोड़े टाइम बाद 12th से के स्टार्टिंग के चैप्टर भी थोड़े भूलने लगते हैं, तब 11th और 12th की रिवीजन कैसे करें यार? उसके लिए पता है, अभी जब ऐसे 12th तेरी चल रही है, मतलब जो भी है 12th आपकी चल रही है, तो 12th अभी पहले जो चल रहा है उस पर फोकस करने का, जो चैप्टर चल रहा है उसको पूरा अच्छे से करो। ये बात बिल्कुल सही है, तुम लास्ट चैप्टर पे आओगे तो पहले चैप्टर्स भूलने लग जाओगे। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं भूलोगे, उनको बस एक बार रिवाइज करने का टाइम होगा, एग्जाम्पल्स वगैरह बायो वगैरह तो वो भूलने लग जाओगे। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना तुम्हें रिविजन करने का टाइम मिलेगा। जैसे कुछ टाइम के बाद, जैसे मैं आकाश में था तो श्री सर भी और जैसे आकाश वाले भी कुछ टाइम के बाद आपका टेस्ट लेते हैं, उसमें इनिशियल चैप्टर्स भी आएंगे, उसमें 11th के चैप्टर्स भी आएंगे, तो आप टेस्ट के लिए जब रिवाइज करोगे ना तो आपका उस टाइम पे रिवीजन हो जाता है। और भैया फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे करते थे वो मैंने बता दिया कि बुक्स और नोट्स में मैक्सिमम कवर हो जाता है। आप फिजिक्स की क्या क्वेश्चन भैया, आप फिजिक्स की कोचिंग कहाँ जाते थे? मैंने बताया कि आकाश और शशि सर के अलावा मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन करी ही नहीं। और अब जैसे तो एक मिनट, यस अब सर। इनमें से ये जो 10th वाले बच्चे हैं, 9th, तो किसी को कोई क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो डायरेक्ट। ये पलवल वाले बच्चे जो हैं आईआईटी के और नीट वाले, किसी को पूछना कुछ? सर मुझे अच्छा ये पूछना था कि जैसे अभी हाँ इन्होंने बोला कि फिजिक्स की एनसीईआरटी और ये जो फिजिकल है मतलब जिनको हम मोस्टली निग्लेक्ट करते हैं, आपने रिविजन्स के टाइम तो उनको पढ़ा नहीं होगा, तो मतलब ये तो फिर माइंड में रहेगी नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ ये नहीं कुछ कह रहे थे। मई का बोलो दोबारा एक बार। जैसे आपने बोला कि फिजिक्स की मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी और फिजिकल हम ये दो चीजें निग्लेक्ट करते हैं, फिर आप और जी हम लास्ट में जो रिविजन्स करते हैं ना वही माइंड में रहता है, तो हम्म, फिर जी, अगर आपने वो हम ये निगलेक्ट अभी करा हुआ है। पढ़ें। हाँ नहीं, रिवीजन में क्या क्या माइंड में रहता है? जो आप रिवाइज कर रहे हो वो माइंड में रहता है, पे कह रहे हो? हाँ, जो हम लास्ट में लाइक ठीक है, रिवाइज करते हैं माइंड में तो वही रहता है। सही बात है। तो फिर अभी अगर हम ऐसे टाइम देंगे हम फिजिक्स की एनसीईआरटी और फिजिकल की एनसीईआरटी को, लास्ट में जाके हम उनको रिवाइज करेंगे नहीं, तो अभी ऐसे पढ़ना वेस्ट नहीं होगा फिर? नहीं यार देख, उसमें पता है क्या है, पहली बात तो फिजिकल की एनसीईआरटी अगर मेरे से बात करूँ तो नोट्स में ना, मतलब नोट्स के बाद शायद ही कोई पॉइंट है जो फिजिकल के एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। तो बिलीव नहीं करोगे, इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की फिजिकल एनसीईआरटी की बैक साइड में गिवन है, और उसके पीछे एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो तक क्षितिज सर के नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो पहली बात तो कोई ऐसा पॉइंट बचता है ही नहीं जो सिर्फ जो एनसीईआरटी में हो नोट्स में ना हो। ठीक है, फिजिक्स के नोट्स में मेरे साथ तो ये था कि कोई ऐसा पॉइंट बचता ही नहीं जो एनसीईआरटी में हो नोट्स में ना हो। तो अगर तुम नोट्स बार बार रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी आपकी रिवाइज होती रहती है। प्लस मैंने क्या बोला कि एक एनसीईआरटी की रिविजन तुम अभी करो जब तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, फिर एक जब लास्ट रिविजन करोगे ना पेपर से जस्ट पहले, एक महीने पहले जो तुम रिविजन करोगे वो एनसीईआरटी बेस्ड करना, वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड करना, क्योंकि उस तब तक तुम्हें नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो तब मैं तो इनफैक्ट यहाँ तक था, मैंने नोट साइड रख दिए थे उठा के, मैं नोट्स उठाता ही नहीं था, सिर्फ एनसीईआरटी लास्ट एक महीना सिर्फ एनसीईआरटी पे पूरा फोकस था मेरा। तो एक वो रिवीजन तब हो जाएगी। हाँ, और वो टाइम वेस्ट नहीं है, मतलब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, भले से अभी पढ़ो या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनसीईआरटी से बहुत अच्छी आती है। टाइम वेस्ट मतलब वैसे नहीं है, और 2 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को, उससे वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो मतलब बेनिफिशियल ही होगा। सारी पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है और रिवाइज भी करनी है? रिवाइज मैंने क्या बोला यार, देख मैंने क्या बोला कि अभी जैसे चैप्टर चल रहा है, अभी आप चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो अगर आप 2 घंटे उसकी एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एक पहली बात तो आपने उसकी एनसीईआरटी अच्छे से मतलब, लेकिन वही है ना, आपको 2 घंटे में भी ऐसे रीड करना है पूरे फोकस के साथ कि आपको कभी फिर से जरूरत ना पड़े उसको रीड करने की। तो आपने 2 घंटे में नोट्स उसको रीड कर लिया, उसके बाद आप बार बार रिवीजन कर रहे हो, किसकी एनसीईआरटी की रिवीजन नहीं कर रहे, नोट्स की रिवीजन कर रहे हो, एक लास्ट रिवीजन आपने एनसीईआरटी की फिर कर लिया, तो वो मोर देन इनफ है। लेकिन वो उतना चाहिए, समझिए 2 बार रिवीजन मिनिमम एनसीईआरटी की करो, क्योंकि कहीं जैसे अभी इस साल भी रैंडम एरर पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं पूरे साल 500 से 600 से 700 800 क्वेश्चन इनफैक्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के करके गया, पेपर में क्या पूछ रहे हैं, रैंडम एरर की डेफिनेशन पूछ ली। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो? मैंने क्वेश्चन तो क्या नोट्स में क्या नहीं, मेरे को रैंडम एरर की डेफिनेशन नोट्स में नहीं थी मेरे, लेकिन वो मैंने 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी तो मेरे को माइंड में था, और प्लस टीचर ने क्लास में मेरे को पढ़ाया हुआ था तो मेरे माइंड में था। वैसे इसीलिए कभी कभी
अपने को जरूरत पड़ती भी है कि एनसीईआरटी पढ़ने की, तो वो बेनिफिशियल ही होता है। ओके, थैंक सर यू। मेरे को, हाँ जी, कोई बात नहीं सर, एक बार चार्ट्स पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर जवाब वेदांत कि- वेदांत बस 5 मिनट जी में कंक्लूड करना है। अच्छा, लेकिन चार्ट्स पे तो सर हाँ बहुत सारे 20 क्वेश्चन या पढ़ने हैं। 20 भैया क्वेश्चन है। देख वेदांत जो, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। भैया जैसे आप कोचिंग भी जाते थे और फिर आप ट्यूशन भी अटेंड करते थे, फिर आप मैथ्स भी करते थे जैसे कि, तो आप चारों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे? मतलब आपका डेली लाइफ शेड्यूल क्या था या फिर मैनेजमेंट सिस्टम क्या था? नॉन नॉन अटेंडिंग था वेदांत, नॉन अटेंडिंग था तो हाँ मैं हो जाता नॉन था, एडिटिंग, तो मैनेज हो जाता था। यस सर। और फिर भी किसी को पूछना स्कूल है वालों कुछ? के लिए कोई हाँ, टिप्स? स्कूल स्कूल वालों के वाले लिए टिप्स बच्चों ये को है देख। कि हाँ मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक दो ही काम तो है, एक पढ़ना है और एक सोना है, इसके अलावा तो कोई आपके पास काम है ही नहीं। तो पूरे दिन में अगर 6 घंटे की नींद निकाल दूँ, 2 घंटे नहाने वहाने के जाने अगर निकाल के अगर मैं बचे तो हमारे पास 16 घंटे बचते हैं। तो 16 घंटे में आराम से मैनेज हो जाएगा यार, ट्यूशन और स्कूल के अलावा। बस वो तुम्हें अपने हिसाब से देखने की 16 घंटे वेस्ट नहीं जा रहे, 16 में से इनफैक्ट 1 घंटा भी वेस्ट नहीं जा रहा। लेकिन जैसे कोई सब्जेक्ट वीक हो, अगर जैसे कि अगर मैथ्स वीक है, फिर नहीं तो उसको ऐसे है ना कि अगर तेरी मैथ्स वीक है तो मैथ्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट आपने सर ने सिखा दिया आपको, कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ब्रेन खुलेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकता है उतने कर। और थोड़ा टाइम अगर मैथ्स एक्स्ट्रा मांग भी रही है तो थोड़ा टाइम मैथ्स को एक्स्ट्रा दे दे पहले से। आज कहीं ना कहीं बाकी से तो तुम भी चारों से पहली बार शायद तुम 3 सब्जेक्ट ही कर रहे हो, 4 नहीं कर रहे हो, तो 3 सब्जेक्ट में तुम्हें टाइम बांटना है। तो भले से एक सब्जेक्ट को आज थोड़ा टाइम कम दे दिया, क्योंकि अगर मैथ्स का कोई टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा वीक लग रहा है तो उसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि क्वेश्चन मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है, केमिस्ट्री में दोनों चीजें चाहिए होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए प्लस थ्योरी भी बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए। बायो में तो थ्योरी थ्योरी है, उस टाइप से होता है। ठीक है भैया। सर मेरे अर्शी पास बोलो। चार्ट्स पे तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, 115 मैसेजेस हो गए चार्ट पे। नहीं चैट पे अभी इतना नहीं वेदांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बता दे, क्योंकि किसी को पूछना तो डायरेक्ट पूछ लो एक बार। हाँ एक बार डायरेक्ट पूछ लो यार, मतलब चार्ट में को स्टोर करने में भी टाइम लग रहा है। हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कैसे करना चाहिए? लाइक अगर पूरे दिन पढ़ भी लिया बट एंड ऑफ द डे लगता है कि मतलब इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि मतलब हुआ नहीं पूरा। देख, अगर एफिशिएंसी की बात है ना तो एफिशिएंसी के लिए फोकस चाहिए होता है। आप, मेरे को ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी चीज को टाइम दे रहा हूँ ना तो मैं उसको फिर से टाइम देने की जरूरत ना पड़े मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर पढ़ तो लिया मैंने 2 घंटे, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। जैसे मैं आज भी मैं फिर बच्चों को मिल रहा हूँ, वो उन्होंने श्री सर के नोट्स से 3 से 4 बार पढ़ लिए, लेकिन मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो नोट्स में आता नहीं। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद तो यार एक एक हर चीज लाइन याद होनी चाहिए। तो मैं ऐसे पढ़ा था कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, मान मैं अभी मेरा मन नहीं है चैप्टर को पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं चैप्टर को पढ़ने बैठूंगा ना तो मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं पहले से, लेकिन वो 2 घंटे एफिशिएंट होने चाहिए मेरे को। उसके बाद ऐसा नहीं होगी मेरे को कोई लाइन बच जाए, तो एफिशिएंसी वहां से निकलती है। और टाइम टेबल की बात जहाँ तक है यार, एक पता है उसके लिए बेस्ट क्या है ना, कि आप एक जगह मतलब एक दिन बैठो, आधा घंटा लगेगा, पूरे दिन का मैनेज करो कि इस टाइम पे मेरे को ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। उसमें ये मत लिखो पहले से तुम कि मतलब 4 से 5 मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, ये मत लिखो। ये लिखो 4 से 5 पढ़ना है, और उस टाइम पे तुम्हें जो और जो भी जरूरी लग रहा है कि 4 से 5 अब तुम टाइम आ गया, अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे को फिजिक्स पढ़नी है तो तुम फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैनेज करो कि इस टाइम पे इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, ये ट्यूशन का टाइम है, ये स्कूल का टाइम है। उस हिसाब से टाइम टेबल एक बनाओ, आधा घंटा लगेगा लेकिन वो बहुत काम आता है। एक टाइम टेबल फॉलो करना जरूरी है। और नींद 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद रखना, इससे कम नींद पे मत करना। जैसे सर भी एडवाइस ये करते हैं कि 6-7 घंटे की नींद मिनिमम रखो। उससे कम पे यार मेरा मतलब ह्यूमन ब्रेन बहुत मुश्किल होता है कि काम करना। तो 6-7 घंटे की नींद रखो, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है इनका। और बाकी एक शेड्यूलिंग कर लो, वो बहुत कम होता है। अच्छा वेदांत, वेदांत जी 10-15 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लेंगे एक बार, क्योंकि पूछ रहे हैं ये बच्चे। हाँ ये सर, बिल्कुल सर, अभी बहुत क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? 10-15 मिनट के लिए रिज्वाइन करना है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लेंगे। पलवल वाले बच्चों को कुछ पूछना हो नीट के और आईआईटी के तो पूछ सकते हो। अच्छा, एक बच्चा स्पैम कर रहा है क्वेश्चन, भाई भैया इनऑर्गेनिक कैसे करें? यार इनऑर्गेनिक के लिए एक बार सर के लेक्चर्स देख लो, नोट्स पढ़ लो, और एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज करोगे ना इनऑर्गेनिक की तो उतना बढ़िया। जैसे इस साल भी अगर तुमने पेपर देखा हो तो इनऑर्गेनिक के इतने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे हुए थे एस ब्लॉक के, अब तुमसे वो यूजेस में पूछ रहे हैं कि 200 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम यूज होता है। तो मेरी सर से बात भी हो रही थी ना इस बारे में, तो अब वो वही पूछ रहा है। तो उसके लिए जितनी बार तो मल्टीपल एनसीईआरटी की रिविजन करोगे ना इनऑर्गेनिक में, उसके लिए वो बेस्ट है।
इनऑर्गेनिक यार मैं यहाँ तक एडवाइस करता हूँ कि इनऑर्गेनिक में भले से आप एक बार को नोट्स छोड़ दो, लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए। तो एक बार रिज्वाइन कर लेंगे जिसको कुछ पूछना तो।